हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रंप साहब, मेरी भारत के सामने, दुनिया के सामने इज्जत नहीं है, कृपया करके मेरी इज्जत बढ़ा दीजिए। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मान लीजिए। जी हाँ, अब आप कहेंगे ऐसा कौन कह रहा था, तो आपको बता दें ईरान के साथ गेम खेल रहा था पाकिस्तान। चीन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की खोल दी पोल। दोस्तों, कह दिया मुनीर और शहबाज मेरे पास आकर अपनी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक भूमिका को मान्यता मिल सके की भीख मांग रहा था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में किरकिरी हुई है पाकिस्तान की ओर। भारत को पता चल सका है कि पाकिस्तान कितनी नीची हरकत कर सकता है अपनी इमेज को सुधारने के लिए। दोस्तों, आपको डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी सुनाएंगे आखिर क्या कहा उन्होंने पाकिस्तानी पीएम और जनरल आसिम मुनीर को लेकर। दोस्तों, वहीं बताएंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाएगा ईरान, दुनिया भर के मुसलमानों को भेजा मैसेज, 500 करोड़ की बाउंटी से पेंटागन में मच गया हड़कंप। तो वहीं आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने चीन से मिले सारे गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक दिया। दोस्तों, एक भी गिफ्ट नहीं रखा ट्रंप ने, सभी को कूड़े के ढेर में दे मारा। एयरफोर्स 1 तक भी नहीं पहुंचने दिया इन सामानों को वैश्विक राजनीति में। इस खबर के बाद मच गई हलचल, बताएंगे क्या है इसके पीछे का कारण। दोस्तों, वहीं फिर एक बार बांग्लादेश ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, तीस्ता नदी पर चीन की शरण में पहुंच गया। वही क्या इन महंगाइयों के बीच आने वाले समय में भारत में लग जाएगा लॉकडाउन। बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने क्या अपडेट दिया है। दोस्तों, क्या है जानकारी, क्या है उनका इशारा। वहीं किनको नहीं मिलेगा सिलेंडर पर सब्सिडी, यानी किनको नहीं मिलेगा अब सस्ता सिलेंडर। एक से एक जरूरी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान की भारत विरोधी हर चाल होगी नाकाम, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के उस नकाब को उतार दिया है जिसके बूते वो दावा करता है कि वो सुघड़ मध्यस्थ की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। ट्रंप ने ईरान सीज फायर को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए एक बार नहीं बल्कि बार बार कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एहसान, किसी पर कृपा करने की शर्तें और पाकिस्तान पर उपकार करने की बात स्वीकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा उससे साफ होता है कि वो एक और पाकिस्तान के कायल होते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी ओर बिना कहे अपनी नजरों में उसकी स्थिति का खुलासा भी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं ट्रंप ने क्या कहा। दरअसल ट्रंप ने कहा कि मैं किसी पर उपकार करने में विश्वास नहीं करता, मानता हूं कि फेवर के बदले लोग फेवर यानी एहसान के बदले एहसान की ही इच्छा रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से मुझसे अनुरोध किया गया तो मैंने ये एहसान कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आग्रह पर ईरान के साथ सीज फायर पर सहमति जताई और फारस की खाड़ी में स्थित इस देश पर किसी भी तरह की और बमबारी से इनकार कर दिया। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक भूमिका को मान्यता मिल सके। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे और तेहरान को यूरेनियम को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ईरान के शांति प्रस्ताव को पहला वाक्य पढ़ते ही खारिज कर दिया क्योंकि तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के संबंध में पर्याप्त गारंटी नहीं दी थी। दोस्तों, हफ्ता भर भी नहीं बीता जब लगातार दूसरी बार अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने के पाकिस्तान के दावों की पोल खुल रही है। हाल ही में अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा किया गया कि पाकिस्तान चुपके से ईरानी सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस पर पनाह दे रहा था। हालांकि इसका पाकिस्तान की ओर से खंडन भी किया गया। अमेरिकी मीडिया ने विश्वस्त सूत्रों के आधार पर दावा किया कि इस्लामाबाद शांति का ढोंग कर रहा है। अगर हाल ही की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा था कि पाकिस्तान में हुई कुछ विदेशी बैठकों का ईरान से कोई लेना देना नहीं है। आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों उसकी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था और भारत के सामने अपनी साख को बढ़ाना। दुनिया में ये दर्शाना कि भारत उसका पड़ोसी बेशक है लेकिन पाकिस्तान की भी वैल्यू है। भारत विश्व गुरु सुपर पावर देश बनने की ओर अग्रसर है लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है। अपने आप को दुनिया के सामने दिखाने का प्रयास कर रहा था पाकिस्तान अपनी गिरती साख और अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में लगा है। वो खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की एक कूटनीतिक मजबूरी के तहत ऐसा कर रहा है। दुनिया जानती है कि वो
आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है, गंभीर आर्थिक संकट और दिवालियेपन से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में ऐसे दिखावे वाले कदम से खुद को बचा सकता है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान घाव के इलाज कराने के बजाय घाव को दबाने छुपाने का प्रयास कर रहा है, ढोंग रचकर, जिसका बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कि मैंने पाकिस्तान की बात इसलिए मानी ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक भूमिका को मान्यता मिल सके। अब इस ढोंग रचने के लिए आप शहबाज और मुनीर को क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जिनकी औकात कुछ भी नहीं है और दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी वैल्यू है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। और भारत देश जो वाकई में लगातार सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाए तो इस बटन को अवश्य दबा दीजिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाएगा ईरान, दुनिया भर के मुसलमानों को भेज दिया मैसेज। 500 करोड़ की बाउंटी से पेंटागन में मच गया हड़कंप। बता दे, अमेरिका और ईरान के बीच भले ही हथियार नहीं चल रहे हैं, लेकिन पीस डील अभी तक नहीं हुई है और मुझ बंद है और दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि ईरान ने भी खतरनाक दांव चल दिया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की सुपारी दे दी है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इस बाउंटी को पूरी करने वालों को $54 मिलियन का इनाम मिलेगा। इस खबर के सामने आने के बाद वॉशिंगटन में हलचल मच गई है दोस्तों। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स ईरान के भीतर डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए बाकायदा एक सरकारी कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। ईरानी विपक्षी समाचार आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने इस खौफनाक प्लानिंग का पर्दाफाश किया है। ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चीफ इब्राहिम अजीजी ने खुद सरकारी टेलीविजन पर लाइव आकर इस बात की पुष्टि की है। अजीजी के मुताबिक ईरानी सांसदों ने एक नया खतरनाक बिल तैयार किया है, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक के सैन्य और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई का नाम दिया गया है। इस कानून के तहत जो भी इंसान या संस्था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इस धार्मिक और वैचारिक मिशन को पूरा करेगी, उसे ईरान सरकार अपनी तिजोरी से $54 मिलियन या 500 करोड़ रुपए का नगद इनाम देगा। इब्राहिम अजीजी ने खुलेआम कहा है कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर भी उनकी हिट लिस्ट में हैं। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों और आजाद ख्याल लोगों से अपील किया है कि वे आगे आए और अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके किए की खौफनाक सजा दें। ईरान का ये खेल सिर्फ संसद के बयानों या कागजी ड्राफ्ट तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि उसने इसके लिए बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी है। इसके लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उन्हें सुनकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी दंग हैं। यानी कि दोस्तों, अब ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मरवाना चाह रहा है, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, ईरान के बहुत सारे नेता मारे गए हैं, मंत्री मारे गए हैं सिर्फ ट्रंप की ही सरकार में। अब ऐसे में ईरान खुन्नस खाए बैठा है दोस्तों। वो चाहता है कि ट्रंप को मौत की नींद सुला दी जाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से मिले गिफ्ट्स डस्टबिन में फेंके, एयरफोर्स 1 तक भी नहीं पहुंचने दिया इन सामानों को। वैश्विक राजनीति में मच गई इस खबर के बाद हलचल। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया चीन यात्रा के बाद सामने आई एक रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति और साइबर सुरक्षा जगत में हलचल मचा दी है। पेज और स्मृति चिन्हों को अमेरिका वापस ले जाने के बजाय वहीं फेंक डाला। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि इन छोटे उपहारों में जासूसी डिवाइस, माइक्रोफोन या साइबर बग छिपे हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को पहले से सख्त निर्देश दिए गए थे कि चीन यात्रा के दौरान मिला कोई भी सामान एयरफोर्स 1 पर नहीं लेकर जाया जाएगा। इसी वजह से वापसी के समय कई वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया या डस्टबिन में फेंक दिया गया। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से साइबर जासूसी को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पहले भी आरोप लगा चुकी हैं कि चीन आधुनिक तकनीक के जरिए विदेशी सरकारों, अधिकारियों और संस्थानों की निगरानी करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं या स्मृति चिन्हों में बेहद सूक्ष्म जासूसी उपकरण छिपाए जा सकते हैं, जो बातचीत रिकॉर्ड करने या डेटा चोरी करने में सक्षम होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इस यात्रा के दौरान अपने निजी मोबाइल फोन और लैपटॉप भी साथ नहीं रखे। इसके बजाय उन्होंने बर्नर फोन का इस्तेमाल किया। ये अस्थायी फोन होते हैं जिन्हें सीमित समय तक उपयोग करने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। अमेरिका लौटने से पहले इन फोन को भी फेंकने या पूरे तरीके से नष्ट करने के निर्देश दिए गए थे। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक आधुनिक जासूसी तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि बंद पड़े डिवाइस भी निशाना बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से अमेरिकी टीम ने अतिरिक्त सतर्कता बरती और किसी भी संदिग्ध वस्तु को साथ ले जाने से बचे। तो ये था कारण दोस्तों
कि एक भी गिफ्ट को नहीं लेकर गए अमेरिकी एयरफोर्स वन में, यानी उस जहाज में, और सारे गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक दिया गया दोस्तों ट्रम्प के द्वारा। वहीं आपको बता दें, तीस्ता नदी पर चीन की शरण में बांग्लादेश भारत के लिए बड़ी टेंशन की खबर बता दें। तीस्ता नदी पर ढाका वर्षों से भारत से मदद मांग रहा है, मगर अब वो चीन की शरण में है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस महीने की शुरुआत में औपचारिक रूप से चीन से तीस्ता नदी के जीर्णोद्वार परियोजना में मदद करने का अनुरोध किया है। 1 अरब अमेरिकी डॉलर की इस योजना का उद्देश्य पूर्वी हिमालय से निकलने वाली और भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में बहने वाली इस जलधारा के 102 किलोमीटर यानी 63 मील से अधिक हिस्से की खुदाई और जीर्णोद्वार करना है। ये जानकारी खुद बांग्लादेश की सरकारी मीडिया में रिपोर्ट की गई है। ढाका का यह अनुरोध विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की तरफ से 6 मई को बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात के बाद आया। इस मुलाकात के दौरान वांग यी ने बांग्लादेश को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहले से जोड़ने में रुचि दिखाई थी। चीन लंबे समय से तीस्ता नदी को पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाता रहा है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास से गुजरती है। 20 किलोमीटर चौड़ी और 60 किलोमीटर लंबी इस पतली पट्टी को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि भारत के लिए आखिर क्यों है यह गंभीर बात। दरअसल नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से घिरे पश्चिम बंगाल का ये संकरा मार्ग भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ने का एकमात्र जमीनी रास्ता है। अगर इस रास्ते पर खतरा हुआ तो भारत पूर्वोत्तर से कट सकता है। वॉशिंगटन स्थित हडसन इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ भारत और दक्षिण एशिया फेलो अपर्णा पांडे के मुताबिक भारत पहले से ही अपनी सीमा के पास चीन के निर्माण से चिंतित है। भारत से कई पड़ोसी देशों ने ऐतिहासिक रूप से भारत से समर्थन मांगा है, लेकिन कभी कभी परियोजनाओं को मंजूरी देने या शुरू करने में बहुत अधिक समय लग जाता है, इसीलिए वे अन्य देशों की ओर रुख करते हैं। हालांकि वे सभी जानते हैं कि भारत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किसी भी चीनी निवेश और भागीदारी को संदेह की नजर से देखता है। अपर्णा पांडे ने सुझाव दिया कि एक समाधान दिल्ली और ढाका के बीच सीधी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है, और यदि बातचीत रुक जाती है तो जापान जैसे किसी तटस्थ मध्यस्थ को शामिल किया जा सकता है। तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद भारत बांग्लादेश संबंध सुधरे हैं, मगर भारत ने तीस्ता नदी में शुष्क मौसम के दौरान ऊपरी धारा में जल प्रवाह की गारंटी देने वाली किसी संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिससे बांग्लादेश को हर साल अपनी कृषि प्रधान भूमि को थोड़ा और सूखते हुए देखना पड़ रहा है। चीन की पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन से साल के अंत तक परियोजनाओं के लिए अंतिम मास्टर प्लान प्रस्तुत करने की उम्मीद है। इसके विपरीत भारत अभी भी तकनीकी अध्ययन प्रस्तावित करने के चरण में है। ढाका विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंध की प्रोफेसर लैलूफर यास्मीन ने कहा कि तीस्ता परियोजना लाखों आबादी के लिए जीवन मरण का मुद्दा है। यास्मीन के मुताबिक सूखे महीनों में पानी का प्रवाह कम होने से फसलें बर्बाद हो जाती है, जिससे बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका खतरे में पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अपनी घोषित पड़ोसी पहले विदेश नीति के बावजूद इन परिणामों को गंभीरता से लेने में लगातार विफल रही है, और यही वजह है दोस्तों की लगातार अब बांग्लादेश तीस्ता नदी परियोजना में चीन को ढूंढता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तीस्ता नदी पर चीन की शरण में जाता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे में बांग्लादेश के अटेंशन को ग्रैब कर लेना चाहिए भारत को इस सेंसिटिव मुद्दे पर? जो भी आपकी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दे, पाकिस्तानी मीडिया के झूठे एजेंडे की निकली हवा। मोहसिन नकवी भारत नहीं आएंगे लेकिन बैठक में लेंगे हिस्सा। जी हां, शनिवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के भारत के अहमदाबाद में इसी महीने की 31 तारीख को होने वाली ICC में भाग लेने की खबर आई तो ये देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे कि आखिर यह किस तरह की मीटिंग है, मीटिंग का क्या एजेंडा है, मोहसिन क्या वास्तव में भारत में आएंगे? चर्चा वास्तविक कारणों से सहज ही समझी जा सकती है। दरअसल ICC बोर्ड की हर तिमाही मीटिंग इस बार अहमदाबाद में आयोजित होगी और प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCC को इसमें हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। बहरहाल अब साफ हो गया है और जाहिर तौर पर मोहसिन नकवी मीटिंग में हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे, पर पता चला है कि नकवी ICC निदेशक बोर्ड की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। जी हाँ, वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने मार गिराया ISIS के टॉप 2 लीडर में से एक आतंकी अबू बिलाल अल मुनीकी। ट्रंप के आदेश पर हुआ यह एक्शन। दोस्तों, अमेरिका ने ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए ISIS के टॉप कमांडर अबू बिलाल अल मिनूकी को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के माध्यम से इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके आदेश पर अमेरिकी फौज और नाइजीरिया की सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन में बेहद कठिन मिशन को अंजाम दिया। ट्रंप के मुताबिक अबू बिलाल अल मिनूकी ISIS का ग्लोबल लेवल पर दूसरा सबसे बड़ा कमांडर था और वो अफ्रीका में पनाह लेकर टेरर एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रहा था। उन्होंने
ने आगे कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास आतंकी अल-मिनूकी के ठिकानों और गतिविधियों की जानकारी थी, जिसके चलते इस ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम दिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि अबू बिलाल अल-मिनूकी अफ्रीका में आतंकवाद फैलाने के साथ साथ अमेरिकियों को टारगेट करने की साजिशों में भी शामिल रहा था। माना जा रहा है कि अल-मिनूकी के मारे जाने से ISIS के ग्लोबल नेटवर्क और ऑपरेशनल क्षमता को तगड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने इस ऑपरेशन में सहयोग के लिए नाइजीरिया की सरकार को भी शुक्रिया अदा कहा है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां नीदरलैंड से भारत लौट रहे चोल काल के ऐतिहासिक ताम्रपत्र। पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय के लिए है ये गर्व का पल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को घोषणा की कि 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्र जल्द ही नीदरलैंड से भारत वापस लाए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि हर भारतीय के लिए ये एक खुशी का पल है। 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्र नीदरलैंड से भारत वापस लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन की उपस्थिति में मैंने इस समारोह में हिस्सा लिया। मोदी जी ने कहा कि चोल ताम्रपत्र 21 बड़ी और 3 छोटी पट्टियों का एक समूह है, जिन पर मुख्य रूप से तमिल भाषा में लेख अंकित है, जो दुनिया की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है। ये ताम्रपत्र महान राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा अपने पिता राजा प्रथम के एक मौखिक वचन को औपचारिक रूप देने से संबंधित है। ये चोलों की महानता को भी दर्शाते हैं। हम भारतीय चोलों उनकी संस्कृति और उनकी समुद्री शक्ति पर अत्यंत गर्व करते हैं। वहीं नीदरलैंड में वो राजा रानी से भी मिले। दोस्तों, पीएम मोदी जी हेग में रॉयल पैलेस हुइज टेन बॉश में नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ अपनी मुलाकात के दौरान अहम क्षेत्रों में भारत नीदरलैंड दोस्ती को और मजबूत करने पर अपने विचार साझा किया। लेकिन वहीं दोस्तों, वहां से उन्होंने बड़ा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि संकट नहीं थमा और ऐसा ही चलता रहा तो करोड़ों लोग फिर गरीबी में चले जाएंगे। दुनिया को बड़ी चेतावनी दी नीदरलैंड से प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने वैश्विक आर्थिक संकट और बढ़ती जंग की आशंकाओं को लेकर दुनिया को बड़ी चेतावनी दी। मोदी जी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया इस समय लगातार बढ़ते संकटों से जूझ रही है और अगर हालात जल्द नहीं बदले तो पिछले कई दशकों में गरीबी के खिलाफ हासिल की गई उपलब्धियां मिट सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट ने दुनिया को आपदाओं के दशक की ओर धकेल दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहले कोरोना वायरस महामारी आई, फिर अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध शुरू हो गए और अब दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। उन्होंने खास तौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों के बाद बने हालात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगर इन संकटों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो दुनिया की बड़ी आबादी दोबारा गरीबी और आर्थिक अस्थिरता की चपेट में आ सकती है। वहीं आपको बता दें, ईरान पर दोबारा अटैक करने का मन बना रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इधर प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान। क्या ऐसे में देश में फिर लागू होगा लॉकडाउन? पीएम मोदी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बड़ा अपडेट दे दिया है। बता दें, क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने वाली है? सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से देश में दोबारा लॉकडाउन लगने की अफवाहें तेजी से वायरल हो रही है। इन दावों से आम जनता के बीच एक बार फिर डर और भ्रम का माहौल बनने लगा था। अब भारत सरकार ने इन सभी खबरों पर आधिकारिक रूप से विराम लगा दिया है और साफ कर दिया है कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ में हरदीप सिंह पुरी समेत सरकार की कई वरिष्ठ मंत्रियों ने इन वायरल दावों को पूरी तरीके से झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जनता से अपील किया कि वे इस तरह की गलत खबरों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें और देश में डर का माहौल ना बनाए। दरअसल यह पूरा भ्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए एक हालिया भाषण के बाद शुरू हुआ। मोदी जी ने पश्चिम एशिया में जारी ऊर्जा संकट के संदर्भ में देश को संबोधित करते हुए कोविड जैसी तैयारियों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी का इशारा किसी बीमारी या पाबंदी की तरफ नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय देश को आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत और लचीला बनाए रखने की तैयारियों को लेकर था। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया और इसे देश में दोबारा आवाजाही पर पाबंदी यानी लॉकडाउन से जोड़ दिया। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? अब कमेंट करके बताइएगा। उधर आपको बता दें, श्रीलंका में भारतीय नौसेना की ताकत का हुआ बड़ा प्रदर्शन। INS सुनैना पहुंचा कोलंबो। दोस्तों, भारतीय नौसेना का पोत सुनैना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय यात्रा के लिए कोलंबो बंदरगाह पर पहुंच गया है। श्रीलंकाई नौसेना ने बताया कि यह जहाज शुक्रवार को IOS सागर पहल के तहत बंदरगाह पहुंचा। भारतीय नौसेना ने कहा कि IOS सागर हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ निरंतर सहयोग की दिशा में एक पहल है। इसने कहा कि भारतीय नौसेना का एक जहाज INS सुनैना भारत और 16 मित्र देशों के संयुक्त
दल के साथ दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में IOS सागर के तहत बहुराष्ट्रीय दल मीडिया से संवाद करेगा, जिसमें 2026 में इसकी तैनाती के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। इसमें कहा गया है कि बंदरगाह पर पड़ाव के दौरान जहाज आगंतुकों के लिए खुला रहेगा, जहां श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों, स्कूली छात्रों और कोलंबो में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के आने की उम्मीदें हैं। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में भारतीय आमों की धमाकेदार वापसी। अल्फांसो ने फिर जीता अमेरिकियों का दिल। सिएटल बाजार में बढ़ी दीवानगी। दोस्तों, भारतीय आमों की अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जोरदार वापसी हुई है। खास तौर पर सिएटल के बाजारों में भारतीय आमों के पहुंचने को लेकर भारतीय समुदाय और आम प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एक साल तक चले विशेष प्रचार अभियान के बाद अब अल्फांसो समेत कई भारतीय आम अमेरिकी बाजारों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अमेरिकी चैनल फॉक्स 30 न्यूज के कार्यक्रम गुड डे सिएटल में इस विषय पर विशेष चर्चा हुई, जहां पर भारतीय आमों की जमकर तारीफ की गई। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट। 2027 में चुनाव वाले राज्यों के नेताओं को मिल सकती है जगह। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में संभावित संगठनात्मक फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई है। इस फेरबदल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि नए नियुक्त बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा अपनी नई टीम की घोषणा किए जाने के बाद पार्टी और सरकार दोनों में ही फेरबदल होने की संभावना है। बीजेपी ने अभी तक जेडीयू, टीडीपी जैसे अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगियों के साथ अतिरिक्त मंत्री पदों की संभावना पर चर्चा शुरू नहीं की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कोई विस्तार या फेरबदल नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें, सेना के लिए सबसे बड़ा कदम दोस्तों, अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी जी का कंट्रोल। शुभेंदु सरकार का सबसे बड़ा फैसला। जी हां, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बड़े बदलावों का दौर जारी है। अब शुभेंदु सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभाग से जुड़े 7 सड़क मार्गों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह फैसला राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में पड़ने वाली सड़कों के ये 7 हिस्से चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा है। ये कॉरिडोर सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम इस चिकन नेक पर चीन और पाकिस्तान की लंबे समय से कुदृष्टि रही है। करीब 22 किलोमीटर चौड़े इस कॉरिडोर को सौंपने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बार बार पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध कर रहा था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार पिछले 1 साल से इन अनुरोधों पर कुंडली मारकर बैठी हुई थी। अब राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद शुभेंदु सरकार ने इन 7 हिस्सों को डेवलपमेंट के लिए केंद्र को सौंप दिया है। बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन जानकारी सामने आई है दोस्तों। इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, एलपीजी सब्सिडी के नए नियम 10 लाख से अधिक आय वालों को सब्सिडी बंद। दोस्तों, हाल के दिनों में कई गैस उपभोक्ताओं को कंपनियों की ओर से SMS प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयकर विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी या उनके परिवार के सदस्यों की सालाना आय एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है और वे अब सब्सिडी के पात्र नहीं रह गए हैं। मैसेज में लिखा है कि यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि ये संदेश उसे गलती से मिला है और सब्सिडी का हकदार है, तो वो 7 दिनों के भीतर अपना पक्ष रख सकता है। दिसंबर 2015 से लागू एलपीजी सब्सिडी नियमों के मुताबिक ये सब्सिडी वही परिवार ले सकता है जिसकी सालाना आय 10 लाख रुपए से कम है। 10 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को सब्सिडी के दायरे से बाहर रखा गया था। इस आय सीमा की गणना में पति और पत्नी दोनों की संयुक्त आय को जोड़ा जाता है। तेल कंपनियों ने आयकर विभाग के डेटाबेस से अब परिवार की आय की जानकारी लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ऐसे में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो किसी से जुड़ी तो कमेंट में टॉपिक लिख दीजिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।